हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा गौतम अपने चैनल अध्ययन के माध्यम से आपको इतिहास का जो सिलेबस का पहला चैप्टर होता है, इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में बताऊंगी। मैंने इस वीडियो को पहले भी बनाया था, लेकिन त्रुटिवश वो डिलीट हो जाने के कारण मैं दोबारा आपके सामने इस वीडियो को लाई हूँ। चाहे एमए के स्टूडेंट्स हों या बीए के, ये सभी के सिलेबस का पार्ट है और एग्ज़ाम में इससे बहुत पूछा भी जाता है, इसलिए ये चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं अभिलेख। अभिलेख इतिहास को जानने के अच्छे स्रोत हैं। ये पाषाण शिलाओं, ताम्रपत्रों, दीवारों पर खुदे हुए या उत्कीर्ण किए हुए होते थे। इनका महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक है क्योंकि इनको मिटाया नहीं जा सकता। सबसे पुराना अभिलेख हमें मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो 1400 ईसा पूर्व का है। और अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म, उसकी शासन नीति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन अभिलेखों से पूरे मौर्य काल के इतिहास को लिखा जा सकता है। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और हैं, यहाँ मैंने जो नोट किए हैं, जैसे शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार राजा भोज का ग्वालियर अभिलेख। इनसे राजाओं और उनकी शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं सिक्कों पर। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य इतिहास को जानने के। कुषाण काल, सातवाहन, गुप्तों के समय की अच्छी जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें इन सिक्कों की सहायता से ही प्राप्त होता है। कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं, इनसे फिर तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। उसके बाद आते हैं स्मारक। इसमें मंदिर, स्तूप, महल आदि आते हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद है मूर्तियाँ, चित्रकला। इनसे भी तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। फिर हम आ जाते हैं अपने साहित्यिक साक्ष्य पर, जो 2 भागों में बटे हुए हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हैं वेद, जिनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनसे भारत के आर्यों के इतिहास, उनकी भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति के बारे में पता चलता है। इसी तरह हैं ब्राह्मण, वेदों की व्याख्या करने के लिए। फिर आते हैं उपनिषद। ये संख्या में 108 है। यद्यपि ये दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनका उद्देश्य ज्ञान की खोज करना है, फिर भी इनसे हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। इसके बाद हैं वेदांग, जिनकी संख्या 6 है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए इनकी रचना की गई है। फिर हैं महाकाव्य, जिनकी संख्या 2 है: रामायण और महाभारत, जो उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। फिर है पुराण, इनकी संख्या 18 है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5 पुराण ही महत्वपूर्ण है ज़्यादा: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो इसी तरह वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसी तरह है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ये भी इतिहास को जानने के अच्छे स्रोत हैं। बौद्ध ग्रंथ के दो पाली ग्रंथ हैं: दीपवंश और महावंश। इनमें मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जो नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यवन शासक मिनांडर के बारे में ज्ञात होता है। इसी प्रकार जैन ग्रंथ से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम आते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। ये सभी साहित्य अपने अपने समय के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करते हैं। इनमें सबसे पहले नाम लिया जा सकता है अर्थशास्त्र का, जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौटिल्य द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये मौर्यकालीन समाज
राजनीतिक स्थिति पर अच्छी जानकारी देता है। फिर है क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी। इसके आगे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ लेखक का नाम नहीं दे पाई हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर है शूद्रक मृच्छकटिकम, ये भी अच्छा स्रोत है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इनमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अच्छी सूचना मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो एक ग्रंथ है कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजतरंगिणी संस्कृत साहित्य का एक अच्छा ग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। प्राचीन काल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार इसमें विवरण दिया गया है। ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है, तो काफ़ी अच्छा ग्रंथ माना जाता है ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। फिर आते हैं हम विदेशी यात्रियों के विवरण। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त समय समय पर भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी इतिहास जानने में पर्याप्त मदद मिलती है। पहले हम यूनानी रोमन की बात करते हैं, इनको क्लासिकल लेखक भी कहते हैं। वैसे तो विदेशी यात्री बहुत से आए हैं, सिकंदर के साथ भी कई लेखक आए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं जैसे मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था उसके दरबार में, इसी प्रकार पिलनी हैं, टॉलमी हैं। फिर चीनी यात्रियों की अगर हम बात करें, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इनके ग्रंथों से उस समय का समाज और बौद्ध धर्म की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अरबी यात्रियों में अलबरूनी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी किताब किताबुल हिंद जो राजपूतों के धर्म, रीति रिवाज, उनकी परंपराओं पर अच्छी जानकारी देता है। ये इसका मैंने वर्णन जो मेरी दूसरी वीडियो है मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत, उसमें और भी दिया गया है। तो ये थे हमारे इतिहास को जानने के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।